2028 के महासमर में जुबानी जंग के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं को दोबारा शुरू करने का जिक्र है। वहीं पिछले 7 महीनों में बीजेपी सरकार के काम को भी स्थान दिया गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा, फसल बीमा योजना की 6,675 करोड़ की राशि किसानों को दी गई। किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण योजना की शुरुआत की। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई। गेहूं की राशि किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई। निर्धन बच्चों को 523 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई। छात्रों के लिए लैपटॉप योजना फिर शुरू की। संबल, पंच परमेश्वर और दीनदयाल रसोई योजना फिर शुरू की गई। प्रदेश के हर नागरिक को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया। 47 लाख हितग्राहियों को 1088 करोड़ की पेंशन। बिना राशन कार्ड वाले 37 लाख परिवार को खाद्यान्न पर्ची दी गई। मतदान से पहले बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। संकल्प पत्र में गांव गरीब को हर सुविधा देने का वादा किया है। और मेरी बहनें हैंडपंप से नल भरती है। मैं टोला मजरा की अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने गांव में 3 साल के अंदर नल जल योजना की पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल लगवा के बहनों को देंगे हम भारतीय जनता पार्टी वाले। मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि 4,000 रुपये और डालेंगे किसान कल्याण की, जो 6,000 थे अब 10,000 हुए। संकल्प लिया, पूरा किया। 1 रुपया किलो गेहूँ, चावल, नमक कहा था, पूरा किया। ये भी संकल्प जो आज भांडेर का जारी किया है, ये संकल्प हमारे लिए धर्म ग्रंथ जैसा है। जो भी संकल्प लिया है भांडेर का, हम उसको एक एक को पूरा करेंगे। उधर वचन पत्र के वादों को लेकर सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस पहले ही 52 वादों का वचन पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने संकल्प पत्र के जवाब में आरोप पत्र जारी किया, जिसमें बीजेपी सरकार के 7 महीने के कामकाज पर सवाल उठाए। 7 महीने में तमाम सारे घोटाले इस सरकार ने किए हैं, जो जनता समझ रही है। जनता इस समय हमारे साथ है। 28 की 28 चुनाव कांग्रेस पार्टी इस समय जीत रही है। एक दूसरे के घोषणा पत्र पर छींटाकशी अपनी जगह है, लेकिन घोषणा पत्र राजनीतिक दलों की औपचारिकता भी बने और सत्ता में लाने और सत्ता से बेदखली का कारण भी बने। कुछ एक चुनावी वादे इतिहास में दर्ज भी हुए और होने वाले भी हैं। वैसे चुनावी वादों का दस्तावेज कानूनी रूप से लागू करने के लिए राजनीतिक दल बाध्य भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई कानून भी नहीं है, जिन्हें अधूरा छोड़ने पर राजनीतिक दलों को उत्तरदायी ठहराया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है संकल्प बनाम वचन। उपचुनाव में बयानबाजी तो खूब हो रही है, क्या अब मुद्दे भी हावी होंगे? बीजेपी ने 28 सीटों के संकल्प पत्र जारी किए, जिनमें 7 महीने के कामों को गिनाया गया। वहीं कुछ बड़े वादे भी किए गए हैं। संकल्प पत्र में खास जोर किसान और युवा के साथ ग्रामीण विकास पर किया गया है। कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने जैसा वादा भी किया गया। कांग्रेस पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन इस उपचुनाव में घोषणा पत्र कितने मायने रखने वाले हैं, क्योंकि चुनावी वादों के आधार पर सरकार बनने और सरकार के जाने का खेल प्रदेश देख चुका है। उपचुनाव में वादों और इरादों पर कौन किस पर भारी होगा, आज का मुद्दा में चर्चा इसी बात पर। और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं जबलपुर से चैतन्य भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका। और इसके अलावा शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। और जेपी धनोपिया साहब, अध्यक्ष हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। एक बार आप तीनों मेहमानों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। चैतन्य भट्ट साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा। संकल्प बनाम वचन, शब्दों का खेल सिर्फ इतना है कि मैं संकल्प लेता हूँ और मैं वचन देता हूँ। क्या इसके आगे भी आप कुछ इन राजनीतिक दलों के इन वादों को देखते हैं? नहीं, देखिए सुहेल जी के हर पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव के दौरान तो ये बात होती है कि हम कितने वायदे जनता के सामने कर सकें, क्योंकि सत्ता में आने का एक सबसे बड़ा जो उपाय है वो चुनाव है। और अभी तो 28 सीटों के चुनाव हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ये लगता है कि 28 के 28 सीटें हम जीतें, अगर ना भी जीतें तो 10 सीटें तो हम जीत ही जाएँ। कांग्रेस के पास संकट थोड़ा सा नंबरों का है, तो वो भी लेकिन पूरी कोशिश कर रही है कि वो 28 के 28 सीटें जी, और उनमें बड़ा आत्मविश्वास भी है। अभी आपका पैकेज में किसी नेता ने कहा भी कि हम 28 के 28 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 महीने में शिवराज सरकार ने कोई काम नहीं किया।
लेकिन शिवराज सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में लोगों को प्रभावित करती हैं। जैसे किसानों का मामला था, जो लैपटॉप बच्चों को नहीं दिया जा रहा था वो देने की बात कही उन्होंने। जो फसल बीमा की राशि है वो डायरेक्ट उन्होंने किसानों के उसमें पहुंचाई है। और भी जो योजनाएं कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में शायद बंद हो गई थी उनको सबको चालू करने की बात कही गई है। इसके अलावा और भी बहुत से वायदे किए गए हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन का मामला है। अभी तो कोरोना वैक्सीन दूर दूर तक पता नहीं है, अब सारी जगह ट्रायल चल रहे हैं, किस फेसेस पे हैं अभी उनका ट्रायल, अभी कुछ पक्का नहीं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक शिकूफा तो छोड़ ही दिया कि भाई हम मुफ्त में देंगे, जबकि केंद्रीय टीकाकरण अभियान के तहत तो केंद्र सरकार हर राज्य को टीका देती है और वो निःशुल्क देती है, और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको निःशुल्क लोगों को लगाए। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन ये चुनावी जो लुभावने वादे होते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका कोई आपको उस जो आपने वादे किए हैं उसके प्रति उत्तरदायित्व का कोई कानून नहीं है कि अगर आपने 15 वादे किए तो 15 के 15 वादे आपको पूरे करने होंगे, अन्यथा आप पे कोई कानूनी कार्यवाही होगी। ये कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। इसलिए बहुत से लोग इस तरह के वायदे करते हैं। आप देखिए 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा मोदी सरकार ने किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। तो उनका जो विरोधी पक्ष कहता है वो कि भाई उन्होंने भी तो वादा किया था अभी तक नहीं पूरा किया, तो हमारा वादा भी अगर नहीं पूरा हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लुभाने की कोशिश होती है। और चूंकि 28 सीटों पर चुनाव मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों पार्टियों के लिए बड़ी जीवन और मरण का प्रश्न है कि किसी भी तरह से हमको सत्ता में आना है। कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है कि पिछले 7 महीने में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोई काम नहीं हुआ है, इस तरह की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब जो वायदे होते हैं इन पे कोई बहुत ज़्यादा यकीन करता नहीं है मतदाता, लेकिन जो हो गया है उस पर ज़रूर यकीन करता है। और मुझे लगता है कि पिछले 7 महीनों में चूंकि उपचुनाव होने वाले थे, इसलिए शिवराज सरकार ने काफ़ी मुद्दों को अपने उसमें लिया है और उनको पूरा भी किया है। चलिए, यानी मतदाता जो है वो इतिहास से सीखता जा रहा है। धनुप्रिया साहब, आपके पास आना चाहूँगा, और आपके पास इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र बीजेपी से पहले जारी किया, और कांग्रेस को 2 साल के भीतर 2 बार ये मौका भी मिला कि वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए वचन पत्र दाखिल करे अपना। 5 बड़ी बातें अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस बार ऐसे कौन से 5 बड़े मुद्दे जिसको लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं अपने वचन पत्र के साथ? तो देखिए सोहेल जी, चुनाव होते हैं और चुनाव में जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वचन पत्र है, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी ने इतने अच्छे ढंग से उसको विश्लेषण किया है कि उसके बाद कोई बचता नहीं है। सवाल इस बात का है कि संकल्प है या वचन है, पूरे होंगे या नहीं होंगे, और पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरे होंगे तो क्या होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। मध्य प्रदेश में 2018 के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुए, वचन पत्र जारी किया गया। वचन पत्र में 960-970 के करीब हमारे वचन थे, हम जो करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने कम से कम 540-545 वचन 14 महीने के अंदर पूरे करने का प्रयास किया। हमने जो घोषणाएं की थी, सबसे बड़ी हमारी घोषणा थी किसानों को कर्ज माफ़ी की। 27 लाख किसानों को कर्ज माफ़ हुए हैं, ये मध्य प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड पर है। कन्याओं की राशि विवाह की 28,000 से 51,000 करी, ये आपके सामने है। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात की, आपके सामने है। पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की बात की, आपके सामने है। गरीब पेंशन के जो गरीब जो होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनको पेंशन उनकी दुगनी राशि करने की बात की, वो आपके सामने है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात आपके सामने है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो गरीबों के हित में, किसानों के हित में, सरबराह वर्ग के हित में काम किए गए। मैं समझता हूं कि संकल्प पत्र की घोषणाएं हो इनकी, या आज जो उन्होंने जारी किया हो उसकी बात हो। मध्य प्रदेश के इतिहास से 15 साल में हर बार 3-4 चुनाव हुए होंगे, हर बार घोषणा जारी करते हैं, संकल्प करते हैं। क्या पूरा किया था? अगर आपने हर साल एक किया होता तो 15 महत्वपूर्ण मुद्दे पूरे हो गए होते। आज किसान की दुर्दशा आपके सामने है। आप लेकर आ गए हम वैक्सीन देंगे, गनीमत है इन्होंने ये नहीं कहा हम चांद पे आपको फ्री में प्लाट दे देंगे। अरे ये वैक्सीन बनी कहाँ है भाई? लोगों की जान के लाले पड़ रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना स्थिति शुरुआत हुई थी तो यही आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 मार्च को विधानसभा में कहते थे कोरोना वरोना नहीं है, डरोना है, ये कुछ नहीं है। परिणाम कहाँ पहुंचे? 1,66,000 लोग आज कोरोना के मरीज हैं।
और 1500-1600 लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि संकल्प दें या वचन दें, लेकिन जनता के हित में कुछ काम करने की बात तो करें। हमने कहा है अपने वचन पत्र में कि जो कोरोना से जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम रोजगार देंगे, उनके लिए आर्थिक सहायता देंगे, ऐसी चीजें होती हैं। हमने कहा है कि जिन किसानों के कर्जे माफ होने के लिए सरकार गिरा दी उसके पहले वो हम बचे हुए लोगों के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। हमने कहा है कि हम 100 रुपये में वापस बिजली यूनिट देंगे। हमने कहा है कन्या की राशि के लिए हम बढ़ाएंगे। सारी चीजें हमारे सामने हैं। किसानों के लिए फ्री बिजली देने का काम जो करने की बात थी उन्होंने कहाँ पूरी करी, लेकिन हमने आधे रेट पर उनको बिजली देने को उपलब्ध कराने का काम किया जो आपके सामने है। ठीक है, शंकरलाल तिवारी साहब आपके पास आना चाहूँगा। तिवारी साहब पूर्व विधायक हैं बीजेपी के और इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें उस संकल्प पत्र की आप इस वक्त दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसको लेकर फिर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं? महत्वपूर्ण बातें मोटे तौर पर। संकल्प पत्र में जैसा कि आपने खुद बताया, किसान को, युवा वर्ग को फोकस किया गया है जी। और किसानों की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि अभी धनोपिया जी ने कहा जैसा सच है कि हर चुनाव में हर पार्टी अपना कुछ न कुछ वचन पत्र लोकतंत्र का तगाजा है और हमारे यहाँ चुनाव परंपरा भी है कि अपना वचन पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी हम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए, उस राज्य के लिए, जिले के लिए, वो हम बताते हैं सभी पार्टियों को जी। पर जैसा कि अभी कहा गया कि हम तो हमेशा घोषणा संकल्प पत्र जारी करते थे, हमने कुछ किया नहीं। हमने 2003 के पहले संकल्प पत्र जारी किया और कांग्रेस ने भी जारी किया, हम चुन करके आए। वहां तक तो ठीक था कि जनता ने हम पर भरोसा किया, पर जब हम 2008 में चुन करके आए और हमने 2008 में संकल्प पत्र नया जारी किया, कुछ नई बातें जोड़ करके, हम पुराने कामों को कर पाए थे। हमने प्रदेश के सिंचाई का रकबा बढ़ाया था। 2003 में प्रदेश के सिंचाई का रकबा मात्र 3 लाख हेक्टेयर था और उसको हमने 40,000 लाख हेक्टेयर तक कर दिया। प्रदेश के अंदर सिंचाई बढ़ाई, बिजली का उत्पादन बढ़ाया, किसानों को बिजली देने की बात पर हम उनको सीधे फ्लैट रेट पर बिजली दे रहे थे। जितने हार्स पावर का उनका पंप है उस हिसाब से 1200 रुपए, 1500, पहले 1200 में फिर 1500 रुपए में कुल एक साल न मीटर न बिलिंग उनको हम दे रहे थे। कई बार हमने उनके आधे, हमने भी उनके माफ किए थे। तो किसानों की दृष्टि से अभी सरकार कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने थी, कमलनाथ जी का एक ही रोना था, खजाना खाली है। शिवराज जी के आते ही 6,000 से ज्यादा, 6,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा किसानों के खाते में खर्च हुआ। शंकरलाल जी, तिवारी जी, रिकॉर्ड पे जमा खर्च है, हकीकत में कहीं नहीं है। आपको बीच में कांखने की आदत है धनोपिया जी। ये बीमा का पैसा आप भी जमा कर सकते थे, पर आपने किसानों का बीमा का पैसा नहीं जमा करा। ये तो बताइए। 26 लाख की सूची आप बता रहे हो, पर बैंकों को आपने और सोसाइटियों को, समितियों को 1 रुपए सरकार के खजाने से नहीं दिया। फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए, सूचियां जारी कर दी, पेन ड्राइव लिए घूमने लगे। उस आधार पर विधानसभा में एक प्रस्तावना पूर्ण उत्तर आया कि 26 लाख लोगों का कर्जा प्रस्तावित किया। बता दो कितनी कन्यादान किए? 58,000 कर दिया। पर 15 महीने में अगर कन्यादान का कोई पेन ड्राइव जारी कर सको तो बता दो। आपने संबल योजना बंद करी, 100 रुपए की बिजली की बात करते हो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और जिला कलेक्ट्रेट में 60-60 हजार, 40-40 हजार झुग्गी झोपड़ी वालों के बिल आए हैं आपकी सरकार के टाइम में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में। और इसलिए जबरदस्ती हवा में बात करना, हमारे संकल्प पत्र की बात अगर कर रहे हैं तो हमने 5 वर्ष पूरा किया, फिर चुनाव में गए, फिर 8 के बाद 13 में फिर संकल्प पत्र पूरा किया। उस दम पर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हम फिर आए। 18 में आपको बहुमत नहीं मिला भाई साहब, ये ठीक है कि आपने जनता को ठगने में किंचित सफलता प्राप्त कर ली, कर्जा माफ कर देंगे, और वो आप माफ नहीं कर पाए, सिर्फ रोते रहे सरकार का खजाना खाली है। बच्चों का लैपटॉप नहीं दे पाए, और दूसरी तरफ आप कह रहे थे हम सलमान खान की कव्वाली कराएंगे, कैटरीना कैफ लाएंगे, और बच्चों को लैपटॉप नहीं दे पाएंगे। इसलिए बंधु, आपके विकास को पूरा प्रदेश और देश जान चुका है, और प्रदेश की जनता ने पहले भी वोट का जहां मामला था, आप विधानसभा में धोखे से कर्जा माफी का नारा दे करके जीत गए,
पर लोकसभा में आप इसी मध्य प्रदेश में एकमात्र एक सीट, वो भी नटवरलाल जी जीते, और वो भी उनके पिताजी जितने वोटों से जीते थे उनका 25वां हिस्सा, 25,000 के आसपास में लोकसभा जीता। शंकरलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा और आपको फिर से इस बात के लिए मौका दूंगा कि आप कांग्रेस के उन तमाम अधूरे वादों को एक बार फिर से गिनाएं, और धनोपिया साहब को भी मौका मिलेगा कि वो बीजेपी के उन तमाम कमियों को गिनाएं जिसकी वजह से 2018 में सत्ता पलट हुई थी। फिलहाल मैं रुक करूंगा जबलपुर की तरफ। चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चैतन्य साहब, पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह की सियासत हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं वो लगातार बयानबाजी के ऊपर टिकी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार। लेकिन अब बिल्कुल जब आखिरी फेस आया है चुनाव प्रचार का, ऐसे में इधर से संकल्प पत्र आया है और इससे कुछ दिन पहले वचन पत्र आया। आपको लगता है कि अब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार मुद्दों पर वापस लौटेगा, या फिर ये आज और कल की खबर है, परसों से हम फिर उसी पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे? नहीं, देखिए, मुद्दों पर तो आपको आना पड़ेगा ना। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चुनाव जीतना है तो मुद्दों पे आना पड़ेगा। मुद्दे तो बहुत से हैं ना, जो जनता से बुनियादी जो मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उद्योग का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे तो जनता से जुड़े हुए। जैसे अभी आपने बताया, आपके तिवारी जी बता रहे थे कि बिजली बिल जो 100 रुपये में 100 यूनिट वाली बात थी, इसमें कोई शक नहीं है कि कमलनाथ की जो ये स्कीम की थी इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, और उसमें कोई अकेले गरीबों को फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें सब मध्यम वर्ग को भी फ़ायदा हुआ है। मैं खुद इसका एक उदाहरण हूँ कि मुझे 84 और 86 और 90 100 रुपये ऐसा बिल आता था, लेकिन आज की तारीख में वो 2,500 हो गया। हो सकता है कहीं पे तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ गया हो, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस को बहुत मजबूती से उठाना चाहिए कि हमने पूरे प्रदेश में हर आदमी को बिजली का जो बिल है वो माफ़ किया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी को आप बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये जो स्कीम थी ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छी स्कीम थी, और कांग्रेस को इस बात का बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष मतदाताओं के सामने रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो शुद्ध के लिए युद्ध था वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी जिसमें माफिया के खिलाफ कार्रवाई। तो ऐसा नहीं है कि कमलनाथ सरकार ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, उनको समय कम मिला, लेकिन अब अपने ही घर में अगर कहीं ना कहीं अंदरूनी विवाद चलता हो तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा तो पड़ोसी उठाता है, और वो बीजेपी ने किया। और बीजेपी भी कोई महात्मा तो है नहीं, वो भी पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। अपनी राजनीतिक जो उसकी सोच है वो यही कि हम सत्ता में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे तब हम लोगों का भला कर पाएंगे। तो वो हर तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी का ये उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में काबिज हो जाएं, और उसके बाद फिर हम जनता के लोग जो भी काम है वो कर सकें। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ा अंदरूनी विवाद था, और जिसका फ़ायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला। वो फिर से चुनाव की स्थिति आई है। अब इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अब ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन चूंकि नंबरों की बात है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7-8 लोग जो हैं वो हवा के रुख के साथ बदलते हैं अपनी जो करवट है, वो चाहे बसपा वाले हों, सपा वाले हों, निर्दलीय हों, तो वो तो जहाँ देखेंगे कि जिस तरफ सरकार जा रही है उस तरफ हो जाएंगे। तो लेकिन जो संकल्प पत्र या वचन पत्र की बात हम करते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि हम जो वचन पत्र दे रहे हैं या जो हम संकल्प ले रहे हैं जनता के भले के लिए, वो हम पूरा करें किसी भी हालत में। और कहीं ना कहीं इस तरह का कोई कानूनी बंधन जरूर होना चाहिए ताकि हम उनको कटघरे में खड़ा कर सकें। मेरा ऐसा सोचना है। मैं इस पर लौटूंगा और आपसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या वो कानून होना चाहिए कि अगर कोई राजनीतिक दल अपना वचन पत्र, अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं करता है तो जनता की अदालत के अलावा भी क्या कोई अदालत है जहां पर इसकी पूछ परख होनी चाहिए? धनोपिया साहब, आपके पास आना चाहूँगा। कई चीज़ें चैतन्य भट्ट साहब ने गिनाई, उसमें से एक बिजली बिल भी बहुत अहम रहा है। खुद भट्ट साहब ने स्वीकार किया कि 80 रुपये 84 रुपये उनका बिल आया। हम अक्सर देखते हैं कि बात किसानों की होती है, गरीबों की होती है, झुग्गी वालों की होती है, निम्न जो आय वर्ग है उसकी होती है, मिडिल क्लास को हमेशा छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने कई ऐसी योजनाएं चलाईं जिसका फ़ायदा मिडिल क्लास को भी पहुंचा, लेकिन क्या उनको भुनाने में कांग्रेस कहीं कमज़ोर नज़र आती है? नहीं, देखिए सोहेल जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय चेतन भट्ट साहब को। उन्होंने साफ गोई से बातें स्वीकार की और निष्पक्षता से सारी चीज़ों को उन्होंने सामने रखा। मध्य प्रदेश के हालात को अगर आप देखें
तो जो कांग्रेस पार्टी ने काम करने का शुरुआत की, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने काम करने की शुरुआत की, वो 5 साल के लिए वचन पत्र था हमारा, 5 महीने 15 महीने के लिए नहीं था। और हमने आज भी जो वचन पत्र रखा है उसमें से पूरे पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट्स, उनको हम वापस लेकर आए कि जो हमारे अधूरे रह गए हमको पूरा करेंगे। हमने इस बात को वचन दिया था कि हम वचन पत्र पूरा करेंगे, आज भी हम उसको बात को पूरा करने की बात करते हैं। और जहाँ तक मेरे मित्र ने कहा कि आपको बहुमत नहीं मिला और ये हो गया, सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता ने इनको वोटों से सत्ता नहीं दी, तो उन्होंने नोटों से सत्ता ले ली। सत्ता उन्होंने किस तरह से गिरा दी, किसानों के साथ वही बातचीत करने लगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो हो गए। सारी की सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल सत्ता में रहे और जब सरकार उनकी बदली तब 35,000 करोड़ का कर्जा था मात्र सरकार के ऊपर। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1,76,000 करोड़ का कर्जा हो गया और आज 2,01,000 करोड़ का कर्ज है। 2,01,000 करोड़ कर्ज है और 5 महीनों में 15,000 करोड़ का कर्जा ले चुके हैं और 10,000 करोड़ रुपया महीना ब्याज जाता है। ये उधार लेके घी पीने की घोषणाएं कर रहे हैं, कागजों पे कहीं कुछ नहीं है। जितना इन्होंने विज्ञापन और जितना इवेंट के नाम पर खर्च किया है, दिखावे में किया, अगर उसका 1% भी करते गरीबों के हित में तो कुछ काम होते। जनता इस बात को जानती है, पहचानती है। अच्छी चलती हुई सरकार को गिराने के लिए ये जो आपने उपचुनाव थोपे हैं जनता के ऊपर, कोरोना के अंदर, कोरोना की महामारी के अंदर गरीबों को जान की जोखिम डालकर चुनाव जाना पड़ रहा है। और किन लोगों के लिए? उन्हीं गद्दार लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुर्सी छोड़ी और फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। आज जनता इस बात का फैसला करेगी। आप देखेंगे कि 3 तारीख को जनता इस बात का जवाब देगी कि इन लोगों ने जब आपको कुर्सी नहीं चाहिए थी तो छोड़ी क्यों थी, और छोड़ी थी अब दोबारा आना क्यों चाहते हो, उनका जवाब मिलेगा। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश पहली बार कलंकित हुआ है। आज तक इतिहास में कभी 28 चुनाव उपचुनाव नहीं हुए। 1 चुनाव 2 चुनाव होते थे किसी की मृत्यु होने पर या उसके सांसद बन जाने पर, लेकिन उन्होंने नई परंपरा शुरू कर दी। जो विधायक 1-1 साल के विधायक थे उनको मंत्री बना दिया कि आप चुनाव में जाइए, किस तरह से अपना कुछ काम करके आइए। अरे आप कहां ले जा रहे हैं लोकतंत्र को, कहां ले जा रहे हैं प्रजातंत्र को? सारी चीजें देश का जानते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है, युवा वर्ग जानता है। युवाओं को मालूम है कि देश की राजनीति कलंकित हो रही है और लोग राजनीति से पलायन करने लगे हैं। अच्छे लोग अब राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं क्या करना है, जब लोगों को बिकना ही है तो क्यों वोट डालें, क्यों इस तरह करें। ये हारा जो कलंकित किए करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को महंगे पड़ेंगे। आप सीखेंगे 3 तारीख को, इनको इस बात का जवाब मिल जाएगा। धनोपिया साहब, अब मैं आपको रोकना चाहूंगा। शंकरलाल तिवारी साहब, मैंने आपसे कहा था कि मौका आपको दूंगा इन तमाम सवालों के जवाब देने का। धनोपिया साहब ने बहुत सारे सवाल रख दिए हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ा जल्दी लेकिन एक-एक कर तमाम सवालों के जवाब दें। सोहेल सर, मैं आपको आदाब करता हूँ। इनने कोई सवाल तो रखे नहीं, आप उन्हें सवाल कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ आपका आदेश। कोई सवाल नहीं, एकदम चुनावी भाषण कर रहे थे। चलिए उंगली उठाई उसी का जवाब दीजिए। देखिए, वचन पत्र और संकल्प पत्र पर डिबेट है जी। मैं बड़े अदब के साथ, भट्ट जी भी विराजे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का अपना एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जब जनसंघ बना तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इस नारे को लेकर चल रही है और उन्होंने प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया है। माननीय सोहेल सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धारा 370 जी, हम अपनी घोषणा पत्र को, अपने संकल्प पत्र को, अपने वचन पत्र को कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी प्राप्त करते हैं, इस पर हमारा इतिहास है। राम जन्मभूमि, हमसे ये पूछते थे, मजाक उड़ाते थे राम जी के नाम पर, तारीख नहीं बताएंगे, और जब शिलान्यास होने लगा तो प्रभु की कृपा ऐसे हुई कि हनुमान चालीसा हम भी गाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस का इतिहास रहा है। भाई साहब भट्ट जी बैठे, वो मेरी बात को शायद उचित समझे जी। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। जिस तरह राहुल ने और कमलनाथ ने कहा था कर्जा माफ कर देंगे ढपोर संघ की तरह, वो इंदिरा गांधी जीडीपी कितनी है यहाँ शंकरलाल जी? गरीबी हटाओ वाला ये स्थिति में जीडीपी कितनी है इस प्रदेश में? बेरोजगार कितने हैं बताइए आप। तिवारी साहब, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मैं आपको जीडीपी क्या है इस समय तिवारी जी? भट्ट साहब, और कितने लोग बेरोजगार हैं, कुछ जानकारी है आपको? इससे पेट नहीं भरते हैं, बेरोजगार आज मध्य प्रदेश, लोगों को रोजगार नहीं है, धंधे कारखाने व्यवसाय सब बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। क्या बात करते हैं आप लोग? पेट कैसे भरेगा ये बताइए आप। धनोपिया साहब, थोड़ा समय की पाबंदी है। भट्ट साहब, आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट, उसके बाद मैं चर्चा को खत्म करूंगा। क्या वाकई किसी कानून की जरूरत है कि संकल्प पत्र, वचन पत्र जैसी जो चीजें हैं पूरी होना चाहिए? क्योंकि शायद जब संविधान बन रहा था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की राजनीति देश में होगी। नहीं, निश्चित तौर पे जी जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चेतन भट्ट नहीं साहब, बिल्कुल उनका निश्चित कहना है तौर कि पे इस होना तरह चाहिए। के भाई, कानून अगर की हमसे जरूरत कोई है। व्यक्ति वादा करता है जी, जी इन वादा खिलाफी का केस बनता है। जी बिल्कुल, अगर हमसे कोई धोखाधड़ी करता है, हमको वादे करता है और पूरे नहीं करता जी। है, तो वादा खिलाफी का केस बनता है, उस पर 420 का मामला दर्ज होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये बड़ा एक सुविधा है कि वो कुछ भी वादे करते हैं और उसके बाद उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। तो मुझे तो लगता है कि इस तरह का एक कानून होना चाहिए कि अगर आपने जो भी वायदे किए हैं उसमें कम से कम 75% तो अगर आपके वादे पूरे नहीं हुए तो आप कहीं ना कहीं कानूनी पकड़ में आएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टियां हैं वो वही वादे करेंगी जो वो पूरा कर सकती हैं। अभी तो क्या होता है कि कुछ भी वादे आप कर दो, उसके बाद फिर कह दो कि साहब अभी तो हम हो नहीं पाए, हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कहीं ये व्यवस्था नहीं है, कहीं वो व्यवस्था नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टी तो खैर नहीं सोचेंगी, लेकिन जनता को इस बारे में सोचना चाहिए और न्यायालय में भी इस तरह की बातें आना चाहिए कि इस तरह का कोई कानून बने। लेकिन भट्ट साहब, शायद राजनीतिक दल इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत की। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई कानून बने। धन्यवाद आपको। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत तीनों मेहमानों का। इजाजत दीजिए, नमस्कार।